हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा, तो आप लेक्चर में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज फर्दर ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल इट्स रेजिस्टेंस विल नाउ बी। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसका लेंथ डबल हो जाएगा तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा, तो इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो चलिए इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो चीज़ों को एक एक कर देखते हैं। मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बताऊंगा, तो आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास जो कंडक्टर था, ओरिजिनल कंडक्टर जो पहले का, उसका लेंथ एल मीटर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, रेजिस्टिविटी ρ1 है। अब जो लेंथ है इसका डबल कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और रेजिस्टिविटी ρ2। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम ही होगा क्योंकि एक ही मटेरियल है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 जब करेंगे, जब वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 का ले लिया, उसका लेंथ ले लिया, इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 का ले लिया, उसका लेंथ ले लिया। तो यहाँ से A1 हो जाएगा 2 टाइम्स A2 और A2 हो जाएगा A1/2, मतलब जो पहले का एरिया था उसका आधा, मतलब हाफ। अब आप चीज़ों को देख लीजिए। मैं एक चीज़ इसमें और आपको बताता हूँ, जो रजिस्टिविटी है कंडक्टर फर्स्ट का और कंडक्टर, जब इसका लेंथ डबल किया गया तो रजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, क्योंकि जो रजिस्टिविटी होता है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, न कि डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे। तो मटेरियल तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो रजिस्टिविटी डायमेंशन फ्री होता है, मतलब डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है केवल और केवल, डिपेंड्स ऑन, इसको मैं लिखवा देता हूँ, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि कंडक्टर एक ही है, मटेरियल एक ही है, बस उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। तो जो रजिस्टिविटी होता है वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर रजिस्टिविटी का वैल्यू डिपेंड करता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, R इक्वल टू होता है ρL/A। तो फर्स्ट का रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, इसका रजिस्टिविटी ρ1 मान लिया, एरिया A1 मान लिया। अब बात करते हैं R2 की, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा ρ2L/A2। तो A2 को आप A1 के फॉर्म में लिख दीजिए तो आपको मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ρ2, देखिए ρ1 और ρ2 दोनों सेम है, तो आप मैंने यहाँ पे ρ1 लिख लिया क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप ρ2 लिखिए, ρ1 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ρ1 2L डिवाइडेड बाई A1/2। जब A2 ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स ρ1 L/A1 हो जाएगा, और एक किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स R1। R2 का वैल्यू है वो 4 टाइम्स R1 आ गया। तो क्वेश्चन में दे रखा है R1 का वैल्यू 5 ओम। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20 ओम। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 ओम। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप चीज़ों को अच्छे से, अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से बता दिया है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। मैं एक चीज़ इसमें आपको और बता देता हूँ, जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू टाइप्स ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप डायमेंशन चेंज करोगे किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि परमेबिलिटी होता क्या है। परमेबिलिटी होता है एबिलिटी टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को एबिलिटी करता है अलाउ करने के लिए, उसे बोलते हैं परमेबिलिटी। तो आप ऑप्शन की ओर चलिए, अब बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। जो वाट होता है ये पावर का यूनिट होता है, वाट होता है पावर का यूनिट, और हेनरी पर मीटर होता है परमेबिलिटी का यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो हेनरी होता है वो इंडक्टेंस का यूनिट होता है, जो हेनरी है इंडक्टेंस का यूनिट होता है, और जूल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या एनर्जी का ही इसका यूनिट होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं चीज़ों को लिखवा भी देता हूँ। जैसे वाट होता है, जो वाट होता है पावर का यूनिट, वाट है वो पावर का यूनिट होता है। ये तो हेनरी जो होता है, हेनरी होता है इंडक्टेंस का यूनिट, इंडक्टेंस का यूनिट होता है, और जूल होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने इसमें सारी चीज़ों को बता दिया, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 वाट ऑब्लिक 240 वोल्ट 160 वाट ऑब्लिक 220 वोल्ट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेन सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, मेन सप्लाई का वोल्टेज 220 वोल्ट। फाइंड द पावर ऑब्जर्व्ड बाय द बल्ब टुगेदर। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब के द्वारा एक साथ में कितना पावर ऑब्जर्व होगा उसे बताओ। तो मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप, ये ट्रिक कब वैलिड होगा वो भी मैं बता दूंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो अप्लीकेबल होगा केवल और केवल जब ये वोल्टेज रेटिंग, दोनों का वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है 240 वोल्ट है, ये भी 240 वोल्ट है, और सप्लाई का जब वोल्टेज रेटिंग सेम होगा, ये भी 220 वोल्ट है। सॉरी, क्वेश्चन में क्लियर था, यहाँ पे 220 वोल्ट होगा। तो देखिए, जब इसका ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है, और ये वोल्टेज सप्लाई का वोल्टेज जब सेम रहेगा, कहने का मतलब कि जो बल्ब का वोल्टेज है वो और जो सप्लाई का वोल्टेज है वो दोनों अगर सेम रहेगा, तो आप इस फार्मूले के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो फार्मूला होता है, डायरेक्ट पावर निकाल सकते हैं, P = P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ये कब वैलिड है? ये वैलिड है केवल और केवल जब बल्ब का वोल्टेज रेटिंग, बल्ब का वोल्टेज रेटिंग, आप इस फार्मूले को तभी यूज कर पाएंगे जब बल्ब का वोल्टेज रेटिंग और सप्लाई का वोल्टेज रेटिंग जब सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो आप ये फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप इसके आंसर को आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो फर्स्ट का दिया 40 वाट इंटू सेकंड के दे रखा है 160 वाट, तो 160 वाट डिवाइडेड बाय 40 वाट प्लस 160 वाट। जब इसको आप सोल्व करोगे तो मिलेगा 6400, यानी कि 6400 डिवाइडेड बाई 200, 20 खत्म, और ये 2 से 32 टाइम्स में, मतलब 32 वाट। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो गया 32 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द सिंबल ऑफ आइडियल इंडक्टर इज। कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से आइडियल इंडक्टर का सिंबल क्या है। तो आइडियल इंडक्टर इस प्रकार बनाया जाता है, आइडियल इंडक्टर ये होता है, ये आइडियल होता है, और अगर इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल इंडक्टर। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द सिंबल ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटर इज। तो पहले मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट सिंबल है, ए सिंबल आइडियल कैपेसिटर का होता है, आइडियल कैपेसिटर का। और जो सेकंड सिंबल दिया हुआ है, ये होता है प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल कैपेसिटर का। ये सिंबल होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटर का। और जो ये रेजिस्टेंस इसे क्रॉस कनेक्ट है, ये काफ़ी हाई होता है, ये काफ़ी, इसका जो वैल्यू होता है ये काफ़ी हाई होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है एबिलिटी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। रिलेटिव परमिटिविटी होता है द एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो और एयर के लिए ईयर का रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू ईयर का वैल्यू 1 होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। एयर के लिए ईयर का वैल्यू यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।